गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसआर शास्त्री के शास्त्रीय एजुकेशन चैनल में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक और। जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप एक काम करें कि उसको शुरुआत से पढ़ें। उसकी शुरुआत जीरो से करें, जहां से आपने उसकी शुरुआत होती है वहां से आप स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आना। और दूसरी बात दोस्तों, आप वीडियो देखते हो लेकिन कोई कमेंट्स नहीं है आपके, ना कोई लाइक करते हो, तो इस तरह से थोड़ा सा मनोबल टूटता है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आज के बाद आप लाइक करो, कमेंट्स करो। यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी परेशानी क्या है और मेरी कमी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ी थी विसर्ग संधि, जिसका नियम नंबर 1 पढ़ा था और नियम नंबर 2 पढ़ा था। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, आज जो मैं क्लास रहेगी हमारी, इस क्लास के जो आपका जो आज का टॉपिक रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पूरी पीछे की जो लिंक है वीडियोस की, वो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरुआत करते बिना समय गंवाए। नंबर 1 नियम पढ़ चुके हैं आप, दूसरा पढ़ चुके हैं आप, और नियम नंबर है अब अपना 3। तो तीसरे नियम में क्या होता है दोस्तों, देखिए, यदि पहले पद के अंत में क्या हो, वही 2 पद की बात करते हैं अपन, पदों के आधार पर अपन पढ़ते हैं। तो आपका जो पहला पद होता है, इसमें विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर होता है। विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर होता है, और दूसरे पद के प्रारंभ में होता है दोस्तों च, छ या फिर श। इसको हम तालव्य श बोलते हैं, तालव्य। च, छ, श, तीनों में से यदि कोई सा भी वर्ण होता है तो हमारा जो ये प्रथम पद का अंतिम जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, और श कौन सा होगा फ्रेंड्स, तालव्य। ठीक है, नियम उदाहरण देखते हैं हम। जैसे आपका पहला उदाहरण है नी प्लस चय। यहां पर आपका विसर्ग है, यहां पर आपका च है। आप क्या करोगे, इस विसर्ग के स्थान पर कर दोगे तालव्य श। तालव्य श का मतलब ये सशलजम वाला आपका उदाहरण बन जाएगा। ये नी और ये श आधा है, यहां पर आधा ही रह जाएगा, निश्चय। दूसरा देखिए, नी प्लस चित, उदाहरण बनेगा आपका, शब्द बनेगा मतलब निश्चित। और देखिए, दो प्लस शासन, यहां पर हो जाएगा आपका श विसर्ग के स्थान पर, तो आपका उदाहरण बन गया दुशासन। नी प्लस शुल्क, उदाहरण शब्द बनेगा आपका निशुल्क। नी प्लस शंख, उदाहरण में आपका शब्द बन जाएगा निशंक। नी प्लस छल, आपका शब्द बन जाएगा निश्चल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका नियम नंबर 3। आप यदि इसके शब्दों का विच्छेद करोगे तो विच्छेद वाली बात मैं आपको बता दूं कहां से करनी है। जब जब ऐसे शब्दों का विच्छेद करेंगे तीसरे नियम वाले उदाहरणों का, तो आपको ये देखना है कि आपके उदाहरण के अंदर, आपके शब्द के अंदर एक तो तालव्य श और उसके बाद में च, छ, श यदि एक साथ आ रहे हो तो इसका मतलब उसमें विसर्ग संधि का तीसरा नियम लगेगा। और आपका जो च, छ, श के पहले जो श है तालव्य, उसको आप विसर्ग में बदल दोगे, और उसके बाद वाला जो पद बचेगा, शब्द बचेंगे, उनको हम प्लस के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से आपका नियम नंबर 3 जो है फ्रेंड्स समाप्त होता है। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पीछे की जो वीडियो है, इनकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
ताकि आप वहां से देख सको। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। नियम नंबर 4। 4 चौथा नियम है वही, बिल्कुल सेम। प्रथम पद के अंत में विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में क, ख, प, फ, यदि इनमें से कोई भी व्यंजन है तो आपका जो विसर्ग है उसके स्थान पर श हो जाता है। श कौन सा होता है? मूर्धन्य श। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श। मूर्धन्य श बोलते हैं इसको। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे दो प्लस कर्म, यहां पर आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद में कर, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आपका कौन सा शब्द? मूर्धन्य श। तो शब्द बन जाएगा आपका दुष्कर्म। अगला उदाहरण है नी प्लस कासित निष्कासित, नी प्लस फल निष्फल, नी प्लस प्राण निष्प्राण, दो प्लस प्राप्य दुष्प्राप्य, नी प्लस कर्ष, उदाहरण बनेगा आपका निष्कर्ष। और एक उदाहरण है नी प्लस कपट, उदाहरण में शब्द बन जाएगा आपका निष्कपट। इसका विच्छेद कहां से करेंगे? इनके शब्दों का विच्छेद कहां से करते हैं? देखिए, जब जब आपके शब्द के बीच में यदि मूर्धन्य श के बाद क ख प फ, क ख प फ, इनमें से कोई सा भी व्यंजन आपको दिख जाता है, कोई सा भी वर्ण आपको दिख जाता है, तो आप उसके पहले जो मूर्धन्य श है उसको बदल दोगे विसर्ग में, और बाकी बचे हुए पार्ट को, बाकी बचे हुए भाग को प्लस की दूसरी तरफ लिख देंगे, अर्थात दूसरे पद में लिख देंगे। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये आपका नियम नंबर 4 कंप्लीट है दोस्तों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। जल्दी कीजिए। चलो ठीक है, मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई समस्याएं आती है, यदि मेरी कोई मिस्टेक्स भी है तो अब वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार करके और आप तक वापस दोबारा सही करके अच्छे से पहुंचा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नियम नंबर 5 की बात करते हैं हम। नियम नंबर 5वां है, यदि प्रथम पद के अंत में वही ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में त या दंत्य स हो। कौन सा स? दंत्य स। अगर ऐसा होता है तो इस विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता है। दंत्य बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, दंत्य। क्या हो जाता है इसके स्थान पर? दंत्य से हो जाता है। उदाहरण देखिए आप लोग, नी प्लस संतान, यहां पर आपका विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर हमने कर दिया से, और आगे संतान, ये इस तरह से। दूसरा उदाहरण है नी प्लस संदेह, तो आपका शब्द बन जाएगा निसंदेह। नी प्लस तेज निस्तेज,
2 प्लस साहस, तो साहस। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका 5वां नियम है। इस तरह के उदाहरणों में क्या होता है, विसर्ग होता है, विसर्ग के जस्ट बाद में दूसरी तरफ पद का प्रारंभ होता है, से और ट से होता है। यदि ऐसा होता है तो हम विसर्ग के स्थान पर दंते से कर देते हैं। यदि आपको इन शब्दों का विच्छेद करना है तो विच्छेद कहाँ से करोगे, विच्छेद करेंगे यदि दंते से के ठीक बाद में, दंते से के ठीक बाद में उसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ यदि त या स आता है तो प्रथम जो से है आपका दंते, उसके स्थान पर हम कर देंगे विसर्ग और इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा। और देख लीजिए एक उदाहरण, नी प्लस तारण, निस्तारण। ठीक है, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ेंगे फिर हम। चलो फ्रेंड्स लेते हैं छठा नियम, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही छोटा। कुछ ही उदाहरण है, गिने चुने 2-3 उदाहरण लास्ट, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लास्ट नियम है छठा, प्रथम पद में ह्रस्व स्वर के बाद में विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में र हो तो प्रथम पद के अंत में ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में र हो तो विसर्ग का हो जाता है लोप, और यहां पर जो ह्रस्व स्वर है उसके स्थान पर हो जाता है दीर्घ। केवल 4 उदाहरण है दोस्तों इसके। नी प्लस रव, आपका विसर्ग का हो गया लोप, और इस नी के स्थान पर जो आपका ह्रस्व स्वर है इसको हो गया दीर्घ, तो आपका शब्द बन गया नीरव। नी प्लस रज, शब्द बन जाएगा नीरज। नी प्लस रोग, शब्द बन जाएगा निरोग। नी प्लस रंध्र, शब्द बन जाएगा निरंध्र। ओके फ्रेंड्स, ये विसर्ग संधि समाप्त होती है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलो ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, आप संधि को यदि पढ़ना है, संधि एक ऐसा टॉपिक है व्याकरण का जो पहली बार में किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उसको समझना है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। कुछ उदाहरणों का संग्रह करना पड़ेगा, कुछ अन्य किताबों से भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ बाहर से भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ अपनी किताबों से भी, तब जाकर के संधि समझ में आती है। लेकिन मेरी जो ट्रिक्स है, मेरे जो नियम मैंने जो बनाए अपने तरीके से, यदि आप उनको यूज़ करते हो, उनके माध्यम से चलते हो, तो निश्चित रूप से आपकी संधि समझ में आएगी। और प्रत्येक वीडियो को आप शुरू से देखें, एक वीडियो देखा फिर एक नहीं देखा, एक देखा एक नहीं देखा, तो उससे क्या है फ्रेंड्स, बीच में सर्कल टूट जाता है। जब तक सर्कल नहीं बनेगा, आपका लगातार नहीं पढ़ोगे, तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आशा करता हूँ मेरी बात से आप सब संतुष्ट हो जाएंगे, समझेंगे सब मेरी बात को। वीडियो को शुरू से देखें और अंत तक देखें। किसी भी वीडियो को आप शुरू कर रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।